सर, आपने अभी राजनांदगांव की रैली में, जिसमें खड़गे साहब भी थे, आपने मंच से कहा कि केंद्र सरकार केंद्रीय पुल पे चावल खरीदे ना ले, मैं 20 क्विंटल हर कीमत पे हर हाल में मैं खरीदने के लिए तैयार हूं। ठीक है। दूसरा आपने कहा सर कि 3600 तक आंकड़ा जाएगा, जो किसानों को समर्थन मूल्य है वो 3600 तक पहुंचेगा। तो 2018 में तो मास्टर स्ट्रोक आ गया था कि 2500 और कर्जा माफी। तो क्या ये मास्टर स्ट्रोक है एक तरीके से विधानसभा चुनाव 2023 में? और ये होगा तो किस तरह की योजना आएगी, राजीव गांधी में ही या फिर उसके अलग कोई दूसरी योजना? कौन सा योजना? राजीव गांधी किसान न्याय योजना लेके आया। देखिए, जैसे ये अड़ंगा लगाया ना 2500 रुपये देने का, तो हमने इनपुट सब्सिडी दी राजीव गांधी किसान न्याय योजना, और उसमें पहले साल तो 10,000 रुपये दिए थे, उसके बाद फिर 9,000 रुपये देना शुरू किया। वो 3 साल से लगातार अभी दे रहे हैं। 2 किस्त अभी दे चुके हैं, 21 मई को, 20 अगस्त को। अब 4 किस्त लग जाएगा, उसके पहले इसी महीने में फिर एक बार बटन दबाएंगे, किसान के खाते में पैसा जाएगा। ये सिस्टम ऐसा बना दिया है हमने कि उसके जैसे समर्थन मूल्य बढ़ेगा, किसानों को धान की कीमत अपने आप बढ़ जाएगा। तो उसमें कोई बात नहीं। जो रवि चौबे जी ने जो बात कही ना, जो 2800, 3000, 3200, 3400, वो होना ही है। मतलब जैसे ये केंद्रीय कर्मचारियों के जो डीए वगैरह बढ़ता है ना, महंगाई से जोड़ दिए हैं, ये उसी प्रकार से हमने जोड़ दिया है, तो बढ़ेगा ही। अब उसको कोई रोक नहीं सकता। आशीष, आप पूछना चाह, सॉरी। 20 क्विंटल, हाँ, धान। देखिए, केंद्र सरकार पिछले समय जब सरकार बदली उस समय 2500 रुपये दिए। जब दूसरे साल देना था तब केंद्र सरकार ने कहा कि आप चूंकि बोनस देते हैं इसलिए आपका चावल हम नहीं खरीदेंगे। तो हमने कहा कि हम तो 2500 बोले थे, 2500 रुपये देंगे, इसी बात पे चुनाव लड़े हम लोग, अब उसे पीछे कैसे हट सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि आपका चावल हम नहीं खरीदेंगे। तो हमने कहा राजीव गांधी किसान न्याय योजना ले आओ, उसमें देना शुरू किए। तो उस साल आपको याद होगा कि हम धान को नीलाम किए थे। 1900 खरीदे और 1200, 1300, 1400 रुपये क्विंटल में हम मार्केट में धान बेचे थे। मतलब किसानों को नुकसान हमने नहीं दिया, सरकार भले नुकसान उठा ले। तो वही मैं कह रहा हूं कि अभी ये बयान क्यों आया कि पहले अभी 86 लाख मीट्रिक टन का उन्होंने अनुमति दी, उसका लेटर आ गया हमारे पास। फिर दूसरा लेटर आ गया कि 61 लाख मीट्रिक टन। मतलब ऐसा क्या हो गया कि 86 से घट के 61 हो गया? कल के रोज कुछ और कर देंगे। वो कुछ भी करे, लेकिन राज्य सरकार 20 क्विंटल धान प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदेगी। आशीष, आप कुछ पूछना? सर, कल हेमंत बिश्वा शर्मा रायपुर में थे, कांग्रेस से बीजेपी में आए। कांग्रेस में जब थे तो उनको कांग्रेस कम्युनल पार्टी नहीं लगती थी। कल एक बयान उन्होंने दिया और अपने बयान में कहा कि कांग्रेस से ज्यादा कम्युनल कोई पार्टी नहीं। साथ ही साथ एक चुनाव, कांग्रेस से ज्यादा कम्युनल कोई दूसरी बड़ी पार्टी नहीं है, ऐसा बयान हेमंत बिश्वा ने दिया। दूसरी चीज, एक चुनौती भी दी कि यदि आप हिंदू हैं तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी को अयोध्या लेकर जाएं। ये बयान किस तरीके से आप देखते हैं हेमंत बिश्वा? देखिए, पहली बात तो यह कि हेमंत बिश्वा शर्मा से मुझे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। दूसरी बात क्या है कि वो कांग्रेस में थे, अभी अभी भारतीय जनता पार्टी में गए, मुख्यमंत्री बने हैं, पता नहीं कब खिसका दें उसको। तो नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। तीसरी बात यह है कि उन्होंने मुझे चुनौती दी है कि उसे अयोध्या में राम मंदिर ले जाऊं, मेरे अपने सीनियर लीडर को, सोनिया जी और राहुल जी को, तो मैं तब मुझे वो हिंदू मानेंगे। मैं उसको चुनौती देता हूं हेमंत बिश्वा शर्मा जी को। हिंदू तो हेमंत बिश्वा शर्मा भी है, हिंदू हमारे प्रधानमंत्री भी हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी। लेकिन जब उसके मां का देहावसान हुआ ना, तो मुंडन नहीं कराए थे। आप तो पंडित हैं, जानते हैं भाई, घर में यदि ऐसे प्रकाश हो जाए तो 13 दिन तक घर से निकलते भी नहीं आप, जमीन में भी सोते हैं, मुंडन भी कराते हैं, जनेऊ भी विसर्जित कर देते हैं, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, हम जनेऊ नहीं पहनते। लेकिन मोदी जी मुंडन नहीं कराए। हेमंत बिश्वा शर्मा के हिंदू तब मानूंगा जब जाके मोदी जी का सर का मुंडन करा दे। आज तक नहीं कराए। मैंने इसीलिए बोला था कि तू डाल डाल मैं पात पात। अरे तो छेड़ते क्यों हैं भाई? छेड़ेंगे तब छोड़ेंगे थोड़ी। हम तो बोलने नहीं गए थे भाई।
हेमंत विश्व शर्मा जी आप ऐसा बोलो। जब हमारे नेताओं के बारे में ऐसा बोलेंगे तो हम छोड़ देंगे। अभिलाष। सर, दो चीजें हैं। एक तो रिजर्वेशन को लेकर के जो मामला अटक गया है, बघेल सरकार ने जिस तरह से इसको स्टेप लिया था, लग रहा था कि कुछ हो जाएगा, पर वो कोर्ट में उसका वही हश्र हुआ जो बाकी राज्यों का हुआ है। इसको लेकर एक बड़ा आरोप ये लगता है कि क्वांटिफिकेबल डेटा आयोग की रिपोर्ट आप सार्वजनिक नहीं करते। आप केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं कि जनगणना नहीं कराते। आपने बयान दिया कि हम आर्थिक सामाजिक रिपोर्ट जो है तैयार करवाएंगे, उसका आप कोई अता पता नहीं है चुनाव से पहले। तो ये ऐसे मामले हैं क्या कि इनको लागू करके आप सार्वजनिक करके पॉलिटिकल नुकसान हो सकता है, इसलिए केंद्र सरकार और बघेल सरकार दोनों बोलते तो हैं पर करते नहीं। देखिए, कोर्ट में बात हुई कि आप पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण क्यों दे रहे हैं, आपका आधार क्या है। तो हमने क्वांटिफाइबल डाटा इकट्ठा कर लिया। क्वांटिफाइबल डाटा हमारे लिए था, राज्य सरकार के लिए था, और उसमें 43.5% आया। कोई 43.5% तो हम आरक्षण तो दे नहीं रहे, 27% ही दे रहे हैं ना। क्या भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी ये मानते हैं कि छत्तीसगढ़ में पिछड़े वर्ग की जनसंख्या 27% भी नहीं है? यदि है, वो 40% हो, 43% हो, 45% हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन है तो ना, एक आधार तो हमने लिया। आधार कार्ड के क्या इनकार कर देंगे वो? तो क्वांटिफाइबल डाटा को केवल आधार मान के यदि आरक्षण को आप रोक रखे हैं राजभवन में, तो आपकी मंशा ये बताती है, और मंशा तो आपकी खराब, पहले नियत तो पहले से खराब है। अनसुईया उइके जी हमारे जब राज्यपाल थी यहां, हम लोग गए थे राज्योत्सव में, और वहां उन्होंने कहा कि बघेल जी आप चाहे बिल लाएं चाहे अध्यादेश ले आए, विधानसभा का विशेष सत्र बुला लें या अध्यादेश लाएं, मैं आधे घंटे के अंदर में बिल में साइन करूंगी। हमारे आदिवासी भाई बोले कि इसको अध्यादेश न लाएं, क्योंकि अनुसूची 9 में वो शामिल कराना चाहते थे, क्योंकि उसमें 20% हुआ था। मध्य प्रदेश के हिसाब से 20% हो गया था, जबकि यहाँ जनसंख्या 31% है। 32% का आरक्षण दिया हुआ है उनको, तो 32% ही होना चाहिए, लेकिन उसको अनुसूची 9 में शामिल किया जाए। ये बिना विधानसभा में पारित किए भारत सरकार से अनुरोध नहीं किया जा सकता, किसके लिए अध्यादेश नहीं ला सकते आप। तो इस बात पे हम लोग विशेष सत्र बुलाए 1 और 2 दिसंबर को हुआ, पारित हुआ। राज्यपाल के पास रात को 9 बजे हमारे सीनियर मिनिस्टर रविंद्र चौबे जी, मोहम्मद अकबर जी, अमरजीत जी, कवासे लखमा और सिडरिया, 5 मंत्री गए, बिल को दिए, और वहां से किसी का फोन आया, उसके बाद से उस सिग्नेचर नहीं की, और बॉस ये है उसका ट्रांसफर हो गया मणिपुर, जहां आग लगा हुआ है। मतलब भारतीय जनता पार्टी किसी कीमत पे, क्योंकि वो घिर चुकी थी, वो वचन दे चुकी थी कि मैं आधे घंटे में सिग्नेचर करूंगी, और हम लोग बार बार पूछ रहे थे कि आधे घंटे में सिग्नेचर करने वाला 3 महीने हो गए, 6 महीने हो, क्यों नहीं कर रहे हैं? तो आखिर उसका ट्रांसफर कर दिया। दूसरे बैठे हुए, मैं तो बोला नहीं हूं। आर्थिक सामाजिक रिपोर्ट सर, जी, आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो आप करने वाले थे, उसको लेकर क्या स्टैंड है सर? है ना, आर्थिक सर्वेक्षण आया ना, हमारे पास है। इसे और सार्वजनिक करेंगे आप? हाँ? सार्वजनिक कर रहे हैं सर इसे आप? उसको भी करें, क्यों नहीं करेंगे? उसके आधार पे हम योजना बना रहे हैं। देखिए, एक चीज है कि जनगणना के साथ साथ आर्थिक सर्वेक्षण भी होता है। 2011 में जनगणना हुआ, और यहां पूरे प्रदेश में आवास की मांग होने लगी। तो आवास की मांग होने लगी, तो हम तो पुराने जो 2011 में जो लोग पात्र हैं उसको तो हम दे रहे हैं, लेकिन 2011 के बाद भी परिवार बढ़ा है और उस दायरे में आता है, तो भारत सरकार से हमने कहा कि जनगणना कराइए, तो आंकड़े आ जाएंगे पूरे देश भर में, हमको हमारे राज्य को मिल जाएगा, तो उस आधार पे उसके लिए योजनाएं बनाएंगे, उसको लाभ देंगे। लेकिन हुआ ये कि किया नहीं। और जब भेंट मुलाकात कार्यक्रम में गया तो बहुत सारे लोग हैं तो 2011 में जनगणना में नहीं आए थे और हम पात्र हैं, हमको भी आवास का लाभ मिलना चाहिए, तो मैंने फिर आर्थिक सर्वेक्षण कराया। और अभी आपको बताऊंगे 25 तारीख को राहुल जी आ रहे हैं, 7 लाख लोगों का आवास का पैसा पहले किस राज्य सरकार देगी, और जो आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर 47,000 लोग और पात्र पाए गए उनको भी राशि दी जाएगी अभी 25 तारीख को। तो भारत सरकार अभी भी जनगणना नहीं कराए हैं, महिला आरक्षण ले आए हैं। वही तो मैं बोल रहा हूं, जब जनगणना नहीं हुआ है तो डिलिमिटेशन कैसे होगा, डिलिमिटेशन नहीं होगा तो सीटें कैसे बनेगी, और उसमें फिर महिलाओं का आरक्षण कब मिलेगा। इसलिए मैं बोला ना नाव मान तेल होगा ना राधा नाचेगी। अच्छा,
भूपेश जी, आपसे काफी लंबी सब सारे मुद्दों पर बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि आप सोच रहे होंगे कि कितना देर खींचेगा ये, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि आप भी बहुत फिजिकल काम करते हैं, सुबह से शाम तक पूरे प्रदेश में घूमते रहते हैं, और मैंने देखा कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह, बीजेपी की लीडरशिप भी जो है वो भी बहुत फिजिकल एफर्ट बहुत करती है, पूरे दिन घूमती रहती है, तो कुछ सीखा आपने उन लोगों से? बहुत कुछ सीखने को मिला भाई मुझे, कि ऐसे जब सामने में हृदयहीन यदि प्रतिद्वंदी हो तो उसे कैसे बचा जाए, ये मैंने सीखा इन 5 वर्षों में। सीखने को तो मिला है, बहुत सीखा है कि मीठा मीठा बोलो लेकिन हमला पूरी ताकत से करो, ये तो मैंने सीखा है। मैं वैसा नहीं करूंगा कभी, मैं यहां भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ ऐसा नहीं करता कभी, जो मेरे साथ या मेरे साथियों के साथ जो कर रहे हैं, ये सीखा मैंने। चलिए, भूपेश बघेल जी, आप आए न्यूज 24 के मंच पर, आपका बहुत आभार। तो ये थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल।